Assalamu alaikum dear student. Today we will talk about de Broglie hypothesis. तो de Broglie hypothesis से पहले हम उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले हम लाइट के नेचर के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट क्या चीज़ है। न्यूटन ने 1672 में कहा था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है और इन पार्टिकल्स को हम कॉर्पस्कल कहते हैं और इसी वजह से न्यूटन की थ्योरी को हम न्यूटन कॉर्पस्कल थ्योरी भी कहते हैं। मैक्सवेल ने लेकिन न्यूटन कॉर्पस्कल थ्योरी लाइट के वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए एक और थ्योरी हमारे साथ मैक्सवेल ने पेश की जिसको हम मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी भी कहते हैं। और मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक जब किसी मैटर में एक चार्ज पार्टिकल वाइब्रेशन करता है तो इस पार्टिकल की वाइब्रेशन के दौरान इसकी कुछ एनर्जी आपके साथ रेडिएशन की शक्ल में इमिट हो रही है और इस रेडिएशन को मैक्सवेल ने कहा कि असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्योंकि इन रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ ये एक मैटर है और इस मैटर के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं जो पार्टिकल्स वाइब्रेशंस करते हैं, तो वाइब्रेशन के दौरान इससे एक रेडिएशन इमिट हो रही है। अगर ये उस रेडिएशन की ट्रेवल की डायरेक्शन है तो ये रेडिएशन दो फील्ड पर मुश्तमिल है, एक इसके साथ है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इसके साथ है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चूंकि दो फील्ड पर मुश्तमिल होता है इस वजह से इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये एक फील्ड हो गया और इस तरह ये ब्लू वाला हमारे साथ दूसरा फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एग्जांपल हुआ और ये मेरे साथ मैग्नेटिक फील्ड और इस रेडिएशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। इन अर्ली 1900 के पहले अदवार में लोगों ने इस बारे में या साइंटिस्ट ने इस बारे में बात करनी शुरू की थी कि लाइट हैज पार्टिकल नेचर, कि लाइट के अंदर कुछ पार्टिकल नेचर मौजूद है। इसके बारे में लोगों ने बात करनी शुरू की थी। 1900 में एक साइंटिस्ट था मैक्स प्लांक हार्ड बॉडी या ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हो रही थी उस रेडिएशन के स्पेक्ट्रल लाइंस को स्टडी कर रहा था। जब अपने स्टडी के दौरान मैक्स प्लांक ने एक फाइंड नोट किया कि जब हम टेंपरेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे साथ जो फ्रीक्वेंसी है इमिटेड रेडिएशन की वो भी इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ ये एक हार्ड बॉडी है, ठीक है जी, और ये टेंपरेचर T1 पे है और इससे एक रेडिएशन इमिट हो रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी μ1 है, तो अगर मैं इसका टेंपरेचर इस हार्ड बॉडी का टेंपरेचर T2 कर दूं, इसके टेंपरेचर को T2 तक इंक्रीज करूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी V2 हो जाएगी। तो जब हम किसी हार्ड बॉडी के टेंपरेचर को इंक्रीज करते हैं तो इससे उसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है। तो इसकी वजह यह है कि मैक्स प्लांक के मुताबिक जब हम टेंपरेचर इंक्रीज करते हैं तो जो हार्ड बॉडी है इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है और इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से उससे जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है। अपने स्टडी के दौरान अपने रिजल्ट्स को समराइज करके मैक्स प्लांक ने एक रिलेशन इंट्रोड्यूस किया कि हार्ड बॉडी से ये जो रेडिएशन इमिट हो रही है ये रेडिएशन असल में स्मॉल वेव यूनिट्स के फॉर्म में इमिट हो रही है, ये कंटीन्यूअस वेव की शक्ल में इमिट नहीं हो रही जैसा कि मैक्सवेल ने कहा था कि ये कंटीन्यूअस वेव है। लेकिन मैक्स प्लांक ने कहा कि ये असल में ये अगर मेरे साथ एक हार्ड बॉडी है तो इस हार्ड बॉडी से ये जो रेडिएशन इमिट हो रही है ये रेडिएशन असल में स्मॉल वेव यूनिट्स पर मुश्तमिल है और इस स्मॉल वेव यूनिट्स को आपने कहा कि स्मॉल वेव यूनिट्स हमारे साथ इसको मैक्स प्लांक ने कहा क्वांटा, कि जो हार्ड बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हो रही है ये कंटीन्यूअस वेव की शक्ल में इमिट नहीं हो रही है बल्कि ये असल में स्मॉल वेव यूनिट्स पर मुश्तमिल है और इस स्मॉल वेव यूनिट्स को मैक्स प्लांक ने कहा कि ये इसको क्वांटम कहा या इसको मैक्स प्लांक ने पल्सेस ऑफ एनर्जी का नाम दिया। तो ये हमारे साथ मैक्स प्लांक ने पहली बार ये कहा कि एनर्जी स्मॉल फ्रिक्वेंसी या स्मॉल पल्सेस ऑफ एनर्जी की शक्ल में इमिट हो रही है और एक इक्वेशन इंट्रोड्यूस किया दैट एनर्जी ऑफ द इमिटेड प्रोटॉन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। जितना यहां पर हार्ड बॉडी की जितनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना इस इमिटेड रेडिएशन की एनर्जी भी ज्यादा होगी। या अगर इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं that E is equal to h nu where h is called Planck constant and has a value of 6.6262 into 10 to the power minus 34 joule secant। आइंस्टाइन ने जब फोटोइलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन किया तो आइंस्टाइन ने लाइट के पार्टिकल नेचर को कंसीडर किया और आइंस्टाइन के मुताबिक जब एक हार्ड बॉडी से एनर्जी इमिट होती है तो ये एनर्जी एक स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की शक्ल में इमिट होती है और इस पैकेट ऑफ एनर्जी को आइंस्टाइन ने कहा फोटॉन। तो
प्लांक्स ने लाइट की वेव नेचर पर फोकस किया और आइंस्टाइन ने लाइट की पार्टिकल नेचर पर फोकस किया। और आइंस्टाइन के मुताबिक एनर्जी ऑफ दिस फोटॉन इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो आइंस्टाइन और प्लांक्स दोनों के थ्योरी से हम एक सिंपल सी पॉइंट्स निकाल सकते हैं कि लाइट हैज डुअल नेचर, कि लाइट नेचर में डुअल है। इट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल, ये पार्टिकल की शक्ल में भी बिहेवियर कर शो करता है और ये वेव की शक्ल में भी बिहेवियर शो करता है। तो इन दोनों के एक्सपेरिमेंट से या इन दोनों के ऑब्जर्वेशन से हमने ये एक पॉइंट निकाल लिया कि लाइट हैज डुअल नेचर, और इसको हम लाइट डुअलिटी भी कहते हैं। अब डी ब्रोगली ने एक इस पॉइंट को कि लाइट पार्टिकल की शक्ल में भी बिहेवियर शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है, इसको डी ब्रोगली ने एक अलग एंगल से देखा। डी ब्रोगली के मुताबिक कि जिस तरह हम कहते हैं कि लाइट पार्टिकल्स का बिहेवियर भी शो करता है और वेव का बिहेवियर भी शो कर रहा है, तो अगर मैं ये कहूं कि लाइट आपके साथ वेव है और ये पार्टिकल का नेचर शो कर रहा है, तो इस बात को मैं यूं भी कह सकता हूं कि पार्टिकल्स वेव का नेचर भी शो कर सकता है। तो डी ब्रोगली, इसको हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कहते हैं कि पार्टिकल्स कैन बिहेव लाइक वेव एंड दीस वेव व्हिच आर एसोसिएटेड विद पार्टिकल, these particle waves are called matter waves by de Broglie। तो ये matter wave का कांसेप्ट de Broglie ने इंट्रोड्यूस किया। Now सारा खबर दाव कि आइंस्टाइन और द प्लांक थ्योरी नमूला खबर अवस्थे छु जे लाइट पर नेचर के डुअल है। नो लाइट पर नेचर के डुअल है खबर मतलब दार जे लाइट हो वेव और पार्टिकल के शांति बिहेवियर कवले शी नो डी ब्रोगली दीदने गुडी पर बलिंग गलबाना होगत और डी ब्रोगली दावे जे पार्टिकल हम द वेव पर शांति बिहेवियर शो कवले शी और द पार्टिकल दा कम वेव छे दीदा असल में मैटर वेव होता है। ठीक है, देर डी ब्रोगली असल की द प्लांक्स ऑफ द आइंस्टाइन द बॉन्ड इक्वेशन कंबाइंड नोस द प्लांक्स इक्वेशन से अकॉर्डिंग टू प्लांक्स एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और एनर्जी ऑफ क्वांटम इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है जी, ये आपके साथ है इक्वेशन नंबर 1। और आइंस्टाइन ने क्या कहा कि दैट एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये आपके साथ हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब ये चीज और ये चीज दोनों एक है, क्योंकि ये भी एनर्जी ऑफ इमिटेड रेडिएशन से रिलेटेड है और ये भी हार्ड बॉडी से जो रेडिएशन इमिट हो रही है, दोनों एक चीज के दो नाम है। यानी लाइट की शक्ल में इसको हम प्रोटॉन कहते हैं और प्लांक्स के मुताबिक इसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। तो असल में क्वांटम और प्रोटॉन्स एक चीज के दो नाम हैं। तो अगर इन दो इक्वेशन को मैं कंबाइन करूं तो इससे मैं ये रिलेशन निकाल सकता हूं दैट mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। ठीक है जी, या ये हमारे साथ हुआ इक्वेशन नंबर 3। हमारे साथ फ्रीक्वेंसी बराबर होता है c बाय लैम्डा। तो अगर इसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूं देन वी विल गेट mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। अगर इस इक्वेशन को मैं सिंपलीफाई करूं देन वी गेट mc स्क्वायर नो mc स्क्वायर में 10 लिखा है hc बाय लैम्डा। c को c के साथ कैंसिल करो तो हमारे साथ ये इक्वेशन बन जाएगा दैट mc इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। ये हमारे साथ हुआ इक्वेशन नंबर 5। हमारे साथ इक्वेशन नंबर 5 आ गया कि दैट mc इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा। mc इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी एंड वी कॉल इट मोमेंटम। सो वी कैन राइट दिस इक्वेशन that p is equal to h over lambda. What is p? P is momentum, h is Planck constant and lambda is wavelength. Now momentum describe as पार्टिकल नेचर। मोमेंटम पार्टिकल्स के लिए होती है, मोमेंटम वेव के लिए नहीं होती। और वेवलेंथ हमें डिस्क्राइब कर रहा है वेव नेचर। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है जिसमें आपको पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों मिल रहे हैं। तो इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आपको किसी पार्टिकल का पार्टिकल नेचर मालूम है, यानी इसका मोमेंटम या मास आपको मालूम है, तो आप उससे रिलेटेड जो वेवलेंथ है वो आप मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी वेव का वेवलेंथ मालूम है तो उससे रिलेटेड जो मोमेंटम है वो भी आप निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से डी ब्रोगली ने ये एक हाइपोथेसिस पेश किया कि पार्टिकल्स कैन बिहेव लाइक वेव्स और पार्टिकल के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होता है और इस पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है इस वेव को हम मैटर वेव कहते हैं ना। इस पर ऑब्जेक्शन ये है कि अगर हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है तो हम इस वेव को ऑब्जर्व क्यों नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ ये एक बॉडी है और ये एक खास स्पीड से मोशन कर रहा है, तो अगर ये v स्पीड से मोशन कर रहा है और इसका मास m है तो इसके साथ जरूर एक वेवलेंथ है, एक वेव इससे एसोसिएटेड है। तो ये वेव हम कैन नॉट ऑब्जर्व, ये हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये हम क्यों ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं इस बॉडी का वेव, हालांकि इस इक्वेशन के मुताबिक हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक बालक है जो बहुत हाई स्पीड से बाल फेंक रहा है लेकिन उससे एसोसिएटेड वेव को मैं ऑब्जर्व क्यों नहीं कर रहा। इसी तरह एक रोड पर अगर एक मोटरसाइकिल, एक कार हाई स्पीड से गुजर रहा है तो मैं उसका वेव नेचर क्यों ऑब्जर्व नहीं कर रहा। सो इट वाज अ क्वेश्चन मार्क ना।
इस क्वेश्चन का जवाब de Broglie ने यूं दिया कि इस इक्वेशन के मुताबिक मास और वेवलेंथ एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे साथ 1 ग्राम का एक मास है और ये 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन कर रहा है, तो अगर मैं इसका लैम्डा मालूम करूं इस इक्वेशन के मुताबिक, देन लैम्डा विल बी इक्वल टू h डिवाइड बाय mc, और लैम्डा इज इक्वल टू 6.6262 × 10⁻34 जूल सेकंड डिवाइड बाय 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय divided by 0.01 kg multiplied by 3 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। तो इससे अगर मैं इसका लैम्डा मालूम करूं इसको सॉल्व करके, तो ये वेवलेंथ आपको 10⁻30 मीटर की रेंज में आ जाएगा। और ये इतना स्मॉल वेवलेंथ है कि आज तक ऐसा कोई भी डिवाइस हमारे साथ मौजूद नहीं है जो इतनी स्मॉल वेव को ऑब्जर्व कर सके। तो इस बॉडी के साथ दो एक वेव एसोसिएटेड है, लेकिन उस वेव का वेवलेंथ इतना छोटा है कि मैं किसी भी डिवाइस से भी उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता। लेकिन अगर सेम मैकेनिज्म मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करूं, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं, दैट h इज इक्वल टू that lambda is equal to h divided by mc, और यहां पर मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करूं और इसको सॉल्व करूं, तो इससे जो वेवलेंथ आ जाएगा, ये वेवलेंथ आपको 10⁻10 मीटर के रेंज में आ जाएगा। अब ये इतना रेंज में है ये वेवलेंथ कि इसको मैं मेजर कर सकता हूं। यानी द इलेक्ट्रॉन सर्चिकम वेव एसोसिएटेड है आगा दोन वेवलेंथ वाले चागा मेजर केले शी, खुद वन ग्राम बॉडी सर्चिकम वेव एसोसिएटेड है आगा दोन वेवलेंथ वाले चागा मेजर केले नशी पदी वजह मुताबिक देशु द de Broglie के मुताबिक ची द कम वेव नेचर ची द कम वेव नेचर ची de Broglie ने खबर है द वेव नेचर दैट ज्यादा suitable है द ज्यादा द मटेरियल वेव्स इस्तेमाल देश द स्मॉल पार्टिकल्स दफारा द कंसीडर जैसे है और द ह्यूज बॉडीज दफारा द बिग बॉडीज दफारा या द ह्यूज पार्टिकल्स दफारा या द बिग पार्टिकल्स दफारा द चले द कंसीडर एप्लीकेबल नहीं मुझे कम स्मॉल पार्टिकल अभी दफारा तो de Broglie वेव से अगर इस्तेमाल वाले से खुद बड़े पार्टिकल्स दफारा नहीं इस्तेमाल है। इस इक्वेशन की और उसे मैं ये कह सकता हूं कि ये जो स्मॉल बॉडीज होगी, जितना किसी बॉडी का मास ज्यादा होगा कम होगा, उतना उसके साथ वेवलेंथ जो है वो हायर लार्जर वेवलेंथ होगा और वो ऑब्जर्वेबल होगा। तो ये वेव नेचर स्मॉल पार्टिकल के लिए तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए आप ये नेचर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो हमारे साथ छोटी पार्टिकल कौन कौन से हैं? तो छोटी पार्टिकल्स में हमारे साथ इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्रोटॉन आते हैं, न्यूट्रॉन्स आते हैं, एटम्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो इन स्मॉल पार्टिकल्स के लिए आप इस de Broglie वेव वाली कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। आप बड़े बड़े पार्टिकल्स के लिए, फॉर एग्जांपल 1 kg मास का एक बॉडी है, 2 kg मास का एक बॉडी है, उनके लिए आप इस थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब ये तो de Broglie का हाइपोथेसिस है कि आपके साथ पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है, लेकिन इसका ये तो सिर्फ एक हाइपोथेसिस था। इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या है? तो डेविसन, जर्मन और थॉमसन ने एक्सपेरिमेंटली डिफ्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व किया। इन तीनों ने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बिल्कुल सिमिलर था एक्स-रे के साथ। जिस तरह एक्स-रे डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह डेविसन, जर्मन और थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के लिए भी डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व किया। तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स आपके साथ एक्स-रे की तरह डिफ्रैक्शन कर सकता है। तो डिफ्रैक्शन तो वेव से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आपके साथ वेव नेचर शो कर रहा है। तो इससे ये de Broglie को स्ट्रांग सपोर्ट मिल गया कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ मटेरियल वेव या मैटर वेव एसोसिएटेड है या de Broglie वेव एसोसिएटेड है। अब जब ये de Broglie हाइपोथेसिस और ये डेविसन और जर्मन वाला सारा कुछ चल रहा था, तो ये अब de Broglie के मुताबिक इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। अब इस इलेक्ट्रॉन वेव को डिस्क्राइब किया श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन से, जिसको हम कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अल्बर्ट श्रोडिंगर ने 1924 में इलेक्ट्रॉन को ट्रीट किया इज मूविंग विद अ वेव लाइक मोशन, कि एक पार्टिकल है जो वेव लाइक मोशन शो कर रहा है इन 3 डायमेंशन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन्स को एक वेव कंसीडर किया और इसके वेव नेचर के लिए एक इक्वेशन प्रपोज की, और इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को श्रोडिंगर ने डिस्क्राइब किया एक वेव फंक्शन से। तो श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को एक वेव फंक्शन से डिस्क्राइब किया और एक इक्वेशन डिराइव किया, और वो इक्वेशन है दैट xi is equal to tsi, where this psi is का वेव फंक्शन, और ये वेव फंक्शन हमें इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर शो कर रहा है। श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन काफी मुश्किल इक्वेशन है, उसकी डेरिवेशन भी काफी मुश्किल है। हाई मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व है, हमारे लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या इसका सॉल्यूशन उतना अहम नहीं है। ये जो h कट है इस इक्वेशन में, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है और इसकी h कट बराबर है -a² डिवाइड बाय 2m del स्क्वायर माइनस e² डिवाइड बाय 4 5 sin not r। ये भी एक ऑपरेटर है। तो अगर इस ऑपरेटर को मैं यहां पर लिखूं तो ये हमारे साथ श्रोडिंगर इक्वेशन का एक और शक्ल हो जाएगा। अब इस इक्वेशन के 3 पार्ट्स है। ये पार्ट हमें शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, ये पार्ट हमें शो कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी, और ये पार्ट हमें शो कर रहा है टोटल एनर्जी। लेकिन इस श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। ये श्रोडिंगर इक्वेशन काफी टफ इक्वेशन है। तो श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन
हमें सिर्फ ये बात याद रखनी है कि श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन हमें इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर रहा है एक वेव फंक्शन से, और इस वेव फंक्शन को हम कहते हैं साइन। अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन चूंकि एक टफ इक्वेशन है, इस वजह से केमिस्ट ने इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया है और हमारे साथ इस श्रोडिंगर इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है हमारे लिए मखसूस नंबर के साथ। ये श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें खास नंबर्स देता है, इसके जब हम सॉल्व करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इससे हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज हासिल होती है और इस न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। तो श्रोडिंगर की इक्वेशन से हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज मिलते हैं उन वैल्यू को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो हमारे लिए ये क्वांटम नंबर याद रखना जरूरी है। श्रोडिंगर का इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन हमारे लिए अहम नहीं है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल को। तो व्हाट इज ऑर्बिटल? Orbital is a three-dimensional space around the nucleus where probability of finding electron is maximum. तो यहाँ पर हमें एक बात जहन में रखनी है कि हमारे साथ बोहर ने एक बात कही थी कि अगर ये आपके साथ न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग एक खास रेडियस पर मोशन कर रहे हैं या रिवॉल्व हो रही है, और इस रेडियस को हमने बोहर रेडियस कहा था, और इसका जो डिस्टेंस है ये हमारे साथ 0.529 एंगस्ट्रॉम था। ये बोहर का कंसेप्ट था। अब यहाँ पर बोहर ने इलेक्ट्रॉन को खास पोजीशंस पर लोकलाइज किया था या उनको खास पोजीशन दिए थे। अब हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है या श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है वो हमें ये बता रहा है कि अगर ये आपके साथ न्यूक्लियस है और आप इस न्यूक्लियस के अराउंड थ्री डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए एक सीधा साधा डायग्राम बनाता हूँ कि जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं वहां पर मैं एक पॉइंट लगाता हूँ। तो इस तरह मैं बहुत सारे पॉइंट्स इस न्यूक्लियस के सराउंड लगाता हूँ जहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकता हूँ। तो ये इस डायग्राम को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायग्राम। तो ये मैंने मुख्तलिफ डॉट्स लगाए। ये डॉट्स हमें ये शो कर रहे हैं कि इस एरिया में आपके साथ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो सकता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं या कुछ एरिया ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं ये जो एरिया है इस एरिया में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन इस फिक्स पॉइंट पर मौजूद है, लेकिन मैं एक एरिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूं जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 90 to 95% हो। तो ये 90 to 95% डॉट्स जिस एरिया को एक्कोमोडेट कर रहे हैं, इस सारे एरिया को या इस सारे थ्री डायमेंशन स्पेस में मैंने डॉट्स लगाए हैं। तो ये थ्री डायमेंशन स्पेस जो है इस न्यूक्लियस के सराउंड, इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। ठीक है जी। तो ऑर्बिटल हमारे साथ वो एरिया हुआ जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है। अच्छा, अब ऑर्बिटल का कांसेप्ट श्रोडिंगर की इक्वेशन से लिया गया है। श्रोडिंगर की इक्वेशन में ये साई हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वेव फंक्शन, और इस वेव फंक्शन को अगर हम साई स्क्वायर के लिए सॉल्व करें तो ये हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन के बारे में ये साई स्क्वायर हमें मालूमात फराहम करता है। ठीक है जी। अब इस साई स्क्वायर का सॉल्यूशन हमें इस इलेक्ट्रॉन वेव के बारे में, जिसको हमने साई से रिप्रेजेंट किया है मैथमेटिकली, इस इलेक्ट्रॉन वेव की एनर्जी के बारे में, पोजीशन के बारे में, शेप के बारे में, वेलोसिटी के बारे में और दूसरी कैरेक्टर्स के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स करता है। लेकिन इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन काफी मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। इसका सॉल्यूशन काफी मुश्किल है। तो लेकिन इसका सॉल्यूशन हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं और इस न्यूमेरिकल वैल्यूज को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। अब मैंने कहा कि ऑर्बिटल आपके साथ एक थ्री डायमेंशन स्पेस है। ये आपके साथ थ्री डायमेंशन स्पेस का नाम है। ये एक थ्री डायमेंशन स्पेस का नाम है। तो अगर मैं इस थ्री डायमेंशन स्पेस को डिस्क्राइब करना चाहता हूं तो इस थ्री डायमेंशन स्पेस के लिए मुझे थ्री पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है जिसमें मैं इस थ्री डायमेंशन स्पेस को डिस्क्राइब कर सकूं। तो मुझे इस थ्री डायमेंशन स्पेस को डिस्क्राइब करने के लिए थ्री पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है, और ये तीनों पैरामीटर श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन से लिए गए हैं, और इन तीन पैरामीटर्स को हम थ्री क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा सा क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि क्वांटम नंबर्स हमारे साथ क्या है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में कि क्वांटम नंबर्स क्या चीज है। तो क्वांटम नंबर इज एक्चुअली सेट ऑफ फोर नंबर्स। ये चार नंबर्स का एक सेट है रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब और डिफाइन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली। ये चार नंबर्स है जो हमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इन चार नंबरों के मजमूए को हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। हमने पहले पढ़ा कि असल में श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है वो हमें इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर डिस्क्राइब कर रहा है, लेकिन चूंकि उसका सॉल्यूशन काफी मुश्किल है तो ये हमने उस सॉल्यूशन से चार नंबर्स डिराइव किए हैं, और ये नंबर्स हमें इलेक्ट्रॉन
की कंप्लीट इंफॉर्मेशन फराहम कर सकते हैं। तो इन 4 नंबर्स को हम कहते हैं क्वांटम नंबर्स। सो सिंपली क्वांटम नंबर सलोर नंबर्स दी जरा मुद्दा इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डिस्क्राइब कई या इलेक्ट्रॉन मुद्दा कंप्लीटली डिफाइन कई। तो डिस्क्राइब या डिफाइन में तमाम मतलब डाले चार मुद्दा द इलेक्ट्रॉन द एनर्जी बारे की मालूमात रखी, द इलेक्ट्रॉन द ऑर्बिटल द साइज या द एवरेज साइज बारे की मालूमात रखी, द न्यूक्लियस द पासिली बारे की मालूमात रखी, द एनर्जी के बारे की मालूमात रखी, द स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे की मालूमात रखी। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन डिफाइन या डिस्क्राइब से हमारा मतलब ये है कि ये जो 4 नंबर्स है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रल लाइंस, इलेक्ट्रॉन के एवरेज साइज सब के बारे में हमें मालूमात फराहम करते हैं। दीस नंबर एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। ये इलेक्ट्रॉन वेव की डिस्ट्रीब्यूशन के ये न्यूक्लियस के अराउंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, ये बिल्कुल सिमेट्रिक अंदाज में डिस्ट्रीब्यूट है या ये नॉन सिमेट्रिक अंदाज में डिस्ट्रीब्यूट है, इनकी ओरिएंटेशन कैसी है और इनकी बिहेवियर, इसकी एनर्जी, इसकी स्पेक्ट्रल लाइंस ये कैसी होगी, इनकी ये सब हमें ये क्वांटम नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। क्वांटम नंबर आर 4 नंबर्स and these numbers are just like 4 codes। जिस तरह आप कोड्स इस्तेमाल करते हैं तो ये क्वांटम नंबर भी 4 कोड्स की तरह होते हैं और ईच कोड, हर कोड आपके साथ एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको देता है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोड्स फजूल सी कोड्स हैं, ये कोड्स है और हर कोड आपको एक खास इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू को 0 लिया तो ये L की वैल्यू 0 हमें एक खास इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिटल में मौजूद है। ठीक है जी। तो ये हमें एक खास मालूमात फराहम करती है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि these 4 क्वांटम नंबर आर जस्ट लाइक एड्रेस फॉर इलेक्ट्रॉन। जिस तरह हम किसी को एड्रेस लिखते हैं किसी का तो हम उसका नाम लिखते हैं, उनके जिला, तहसील, गांव वगैरह ये लिखते हैं, तो इससे हम हमें उस बंदे का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो मालूम हो जाती है। इसी तरह ये 4 क्वांटम नंबर्स भी आपको इलेक्ट्रॉन के शेल के बारे में कि कौन सी शेल में है, कौन से सब शेल में है और इसका ओरिएंटेशन कैसा है, इनके बारे में आपको मालूमात फराहम करता है। तो ये भी एड्रेस की तरह कुछ कोड्स हैं या कुछ नंबर्स हैं। अच्छा, ये नंबर्स कहां से लिए गए हैं? तो श्रोडिंगर का जो वेव इक्वेशन है वो आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज देते हैं और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको जो 3 डायमेंशन स्पेस है वो 3 डायमेंशन स्पेस के बारे में मालूमात देती है कि ये 3 डायमेंशन स्पेस, इसका एवरेज साइज कैसा होगा, इसका न्यूक्लियस पास कैसा होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू जो श्रोडिंगर की इक्वेशन से हमें मिल रही है ये हमें उस इलेक्ट्रॉन वेव के जो 3 डायमेंशन स्पेस है उसके बारे में मालूमात हमें देती है और इस 3 डायमेंशन स्पेस को हमने कहा था ऑर्बिटल्स। तो असल में ये श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें मिलते हैं ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में मालूमात देते हैं। ठीक है जी। अब इस 3 डायमेंशन स्पेस को डिस्क्राइब करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हमें 3 क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है। यानी इस ऑर्बिटल्स को डिफाइन करने के लिए कि इस ऑर्बिटल का साइज, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, एनर्जी, इसको डिफाइन करने के लिए हमें 3 नंबर्स की जरूरत है या 3 कोड्स की जरूरत है और ये 3 क्वांटम नंबर असल में श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से लिए गए। तो टोटल तो हमारे साथ 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। लेकिन इनमें ये 3 जो है पहले 3 ये इसका इन तीनों का ताल्लुक श्रोडिंगर की इक्वेशन से है, इसका ताल्लुक श्रोडिंगर की इक्वेशन से नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम जाहिर करते हैं स्मॉल n से, अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम जाहिर करते हैं स्मॉल n से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m और सम टाइम ml से जाहिर करते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को हम s या सम टाइम ms से जाहिर करते हैं। अच्छा, ये जो 3 क्वांटम नंबर्स हैं m, l और m, इसका ताल्लुक श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से है। ये श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन से डिस्क्राइब और श्रोडिंगर इक्वेशन से डिराइव है। लेकिन ये जो s है स्पिन क्वांटम नंबर ये स्टर्न-गेर्लाच एक्सपेरिमेंट से डिराइव है, इसका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के साथ ताल्लुक नहीं है। तो हमारे साथ ये बात हमें याद रखनी है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से स्पिन क्वांटम नंबर डिराइव नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट ये याद रखनी है। दूसरा पॉइंट, एक जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये क्वांटम नंबर हमारे साथ बोहर्स मॉडल में भी मौजूद था। तो हमारे साथ कौन सा क्वांटम नंबर बोहर मॉडल में मौजूद था? तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि बोहर्स के मॉडल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जिक्र मौजूद था। अच्छा, फिर तीसरा फैक्ट जो हमको याद रखना है वो ये है कि m, l और m हमें डिस्क्राइब करते हैं ऑर्बिटल, वो उस जगह के बारे में हमें मालूमात फराहम करती हैं जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। यानी उस 3 डायमेंशन स्पेस के बारे में हमें मालूमात देते हैं m, l और m, इसके साइज के बारे में, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इसके ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है जी। लेकिन इसका ताल्लुक इस ऑर्बिटल से नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से है। ये हमें इलेक्ट्रॉन के एक खास कैरेक्टर को शो करता है, ये ऑर्बिटल्स के कैरेक्टर को शो नहीं करता। तो ये जो 3 क्वांटम नंबर्स है m, l और m, ये उस जगह को डिफाइन करता है जिस जगह में इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं और ये जो s है स्पिन क्वांटम नंबर ये हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन डिस्क्राइब करता है, ये उस स्पेस के लिए नहीं है। ठीक है जी। ये तीसरा पॉइंट भी हम आपको याद रखना है। अच्छा, एक और बात, हर क्वांटम नंबर फॉर एग्जांपल n है, l है, m है, s है, इन सब के न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी और इनके लिए कुछ वैल्यूज जो हैं वो परमिटेबल और अलाउड वैल्यूज होंगे
और कुछ वैल्यूज जो है वो इनके लिए अलाउड नहीं होगी। तो जो अलाउड वैल्यू है इन क्वांटम नंबर्स के वो आपको ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूमात फराहम करेगा, लेकिन जो वैल्यूज अलाउड नहीं है वो आपको इनके बारे में मालूमात फराहम नहीं कर सकेगा। तो ये 4 क्वांटम नंबर है। इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बोहर के मॉडल में भी मौजूद है। अगर आप कहेंगे कि बोहर के मॉडल में कैसे मौजूद था, तो बोहर के मॉडल में फाइंड दैट NVR इज इक्वल टू NH25, तो यहाँ पर ये n जो था ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, हमारे साथ 4 क्वांटम नंबर्स हुए।